हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों आज देखेंगे संगीत के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सेशन के अंदर में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा क्योंकि अंत तक ही बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है इस सेशन में भी, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपने प्रश्नों को बारी-बारी से देखना, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं मेरे दोस्त लोग, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि जो रेगुलर सेशन पर डे का चल रहा है, वो आप लोगों से कभी छूटे नहीं, ठीक है? तो जब भी सेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना है। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, किस संगीत की अधिकतर रचनाएँ हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित है? भैया कौन-सा संगीत की जो है, क्या हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटकी संगीत, पाश्चात्य संगीत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जवाब जो है आप लोगों को पता होगा, इसका लिए जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपका जो मुख्य रूप से जो है ये आपका हिंदू देवी-देवताओं की अगर बात कर लेंगे तो कर्नाटक संगीत ही है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तानी को नहीं कहेंगे क्योंकि नहीं कहा जाता है। यहाँ पे जब मुगल का जब आक्रमण हुआ था, मुगल जब आए थे तो ये इसकी जो दशा थी ना भई, जो पहले थी जो एक ही हुआ करती थी, तो आक्रमण के बाद जो है उत्तरी संगीत का जो है हिंदुस्तानी संगीत का जो है दशा इसका बदल गया था, ठीक है? तो यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पे कि दक्षिण भारत का संगीत किससे अप्रभावित रहा है? दोस्तों दक्षिण भारत का संगीत क्या अरबी से, इस्लामी से, ईरानी से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रभावित नहीं, अप्रभावित, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है ये दक्षिण भारत का संगीत जो है अप्रभावित रहा है, तो किससे रहा है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जो है अरबी लोगों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए क्या रहा है? अप्रभावित रहा है। इस्लामी लोगों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए क्या रहा है? अप्रभावित रहा है। ईरानी लोगों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए ये अप्रभावित रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक आपका अरबी, इस्लामी, ईरानी, ये आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पूछा जा रहा है, किस संगीत में रागों और तालों को अधिक व्यवस्थित व समरूपीय पद्धति विकसित की है? यानी कि कौन सा संगीत, क्या उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिण भारत का संगीत, मध्य भारत का संगीत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो यहाँ तो आप एक ऑप्शन को तो यूं ही आप कट कर सकते हैं क्योंकि मध्य भारत तो होता नहीं है, क्योंकि आपका संगीत जो है दो भाग में तो बटा है, तो एक आपका उत्तर भारत का है, दूसरा क्या है? दक्षिण भारत का है। मध्य भारत तो आपका ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या करना है, एक एक अपने हिसाब से इसको अलग कर लेना है, ठीक है? अब बचा इसमें दो, तो पूछा क्या, आप लोग बिल्कुल समझते हुए इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे जो नंबर 3 है इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे रागों और तालों की जो अधिक व्यवस्थित जो समरूपीय है, यहाँ पे ये आपको उत्तर भारत में भी देखने को मिलेगा और दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। चलिए देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में जाति गायन में कितने ग्राम होते थे? कितने ग्राम होते थे? क्या 4 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ग्रामों की अगर बात कर लेंगे प्राचीन काल में, तो यहाँ पे आपका ग्राम कितने माने जाते थे? टोटल 3। लेकिन अगर भारत के बारे में अगर कहेगा तो व्याख्या कितने का किया है? तो व्याख्या उन्होंने 2 का किया है। ग्राम तो उन्होंने बताया 3, ठीक है? बताया 3, लेकिन व्याख्या उन्होंने कितना किया है? व्याख्या 2 का किया है। एक जो आपका जो था निषाद ग्राम, जिसको कि गंधार ग्राम भी कहते हैं, तो वो ग्राम को क्या कहा गया था? वो स्वर्गवासी कहा गया था, ठीक है? तो कहा उन्होंने ऐसा बता दिया, चर्च किया 2 का। तो भैया पूछा क्या है कि प्राचीन काल में जाति गायन में कितने ग्राम? तो ग्राम तो भैया आपके 3 ही थे ना, ठीक है? तो 3 इसका आंसर करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा, भरतकृत नाट्य शास्त्र के अनुसार 2 ग्रामों से कितनी जातियाँ उत्पन्न हुई है? भरत ने जो कुछ भी किया है वो 2 ही आपका ग्राम जो था, एक आपका षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम, क्योंकि गंधार ग्राम को जो उन्होंने कह दिया था वो स्वर्गवासी ग्राम कह दिया था। तो 2 ग्रामों से भैया इन्होंने क्या किया है कि जातियाँ बताई है। कितनी जातियाँ? क्या 7 जातियाँ, 18 जातियाँ, 11 जातियाँ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल 18 जातियाँ बताया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको। एक तो आपका षडज का था, ठीक है? दूसरा आपका क्या था? मध्यम ग्राम का था, ठीक है? दूसरा आपका मध्यम ग्राम। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो 2 प्रकार के हैं, एक तो 2 ये आपके क्या बताए, इसमें भी जो बता दिए आपके
क्या बताया, शुद्ध और विकृत बताए। इसमें भी आपका क्या बताया, मध्यम ग्राम में भी शुद्ध और विकृत। तो वहीं हम षडज की आपको अगर हम बात बता दें तो षडज में जो आपकी शुद्ध जातियों के बारे में, अगर जातियों कुल जातियों के बारे में अगर कहा जाए, पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका षडज में 7 जातियाँ हो जाती है, ठीक है। वहीं मध्यम में पूछा जाता है तो आपका 11 जातियाँ हो जाती है। अब यही ये आपका 11 और ये आपका जो षडज का 7 है, इसको भी 2 पार्ट में बाँट दिया गया है। एक आपका शुद्ध जाति बनता है और एक आपका विकृत जाति बनता है। तो एक कौन सा आपका, एक आपका हो गया शुद्ध और दूसरा क्या हो गया, विकृत। उसी तरह से मध्यम ग्राम में भी आपका हो जाएगा एक शुद्ध और दूसरा क्या हो जाता है, विकृत। अब देखिए इन 7 तो है यहाँ पे कुल, तो 7 में शुद्ध कितना बताया इन्होंने, तो शुद्ध बता दिया है 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। और ये 4 जब शुद्ध हो गया तो विकृत कितना बचा, तो विकृत 3। अगर पूछ दिया आपसे कि षडज ग्राम में विकृत जातियाँ कितनी है, तो 3 है, ठीक है। शुद्ध जातियाँ षडज ग्राम में कितनी है, तो 4 है। वहीं मध्यम ग्राम में 11 जो आप देख रहे हैं, तो शुद्ध इसमें 3 बताया गया है और विकृत इसमें कितना बताया गया है, 8 बताया गया है, ठीक है। तो शुद्ध अगर आपसे पूछ दे कि मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियाँ कितनी हैं, तो आपका हो जाएगा 3, और मध्यम ग्राम में विकृत जातियाँ कितनी हैं, तो आपका हो जाएगा फिर 8। तो ये आपके कुल इस प्रकार से 18 जातियाँ, यानी कि आप अगर जोड़ लें तो देख लें 4 3 7 और 7 और उसके बाद 3 10, 10 और 8 18। तो इस तरह से जोड़कर बताया गया है कुल जातियाँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 ग्रामों से हुई ना, तो वही आंसर आपका हो जाएगा 18, ठीक है। शुद्ध और विकृत भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुल शुद्ध पूछ दे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, और कुल विकृत पूछ दे तो कितना, कुल शुद्ध पूछ देगा तो आपका 7 हो जाएगा, 4 इसका षडज ग्राम का और 3 आपका मध्यम ग्राम का, तो कुल शुद्ध हो गया क्या, 7 हो गया। इस तरह से भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे मैं आपको करवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार माइंड में अटा लीजिएगा तो फिर कभी मैं निकलने भी नहीं दूंगा भाई, और ना ही निकलना चाहेगा ये, ठीक है। तो और अगर कुल विकृत अगर आपसे पूछ दे तो 3 आपका षडज ग्राम में हो गया विकृत, और ये आपका 8 कहाँ पे हो गया, 8 आपका मध्यम ग्राम में हो गया विकृत। तो 3 और 8 कितना, 11 विकृत हो गया, और शुद्ध कितने हो गए, 7 हो गए। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न हमारा छठा नंबर है कि जातियों को किसके अंतर्गत बांटा गया है। देखिए जातियां अभी मैंने बताया ना आपको बांट के, तो बांटा गया किसके अंदर, जीव में, शुद्ध में, विकृत में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ये आपके शुद्ध में बांटा गया है और विकृत में बांटा गया है। तो शुद्ध जातियों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, और विकृत जातियों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो कुल मिलाकर 18 हो गया। अभी मैंने बताया ना, बस सेम चीज़ है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 7वां नंबर का प्रश्न है। दोस्तों देखिए एक चीज़ आप लोग से बता दें, देखिए आप लोग के लिए जो है, जो भी हम बताए थे कि पीडीएफ जो है, जो भी लोग लेना चाह रहे हैं पीडीएफ के लिए, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, तो पीडीएफ के लिए हमने जो है एक व्यक्ति को किन्हीं को रखा है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा समय का अभाव के कारण हम आप लोग के लिए जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने किन्हीं को रखा है, जो भी हमारा क्लास होगा, जो भी पर डे का क्लास चलेगा, उसका सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना लें, तो दोस्तों इन सब पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको 199 रुपये का एक पेमेंट करना है। इसके लिए आपको संपर्क करना है, व्हाट्सएप नंबर है 9122366282, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे आप लोग संपर्क कर लेंगे, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जिनको भी अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो संपर्क कर लेंगे। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, अपना स्कैनर आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद फिर पेमेंट करके उसको स्क्रीनशॉट भेज के, उसके बाद फिर पर डे का आप जो भी प्रीवियस जो क्लास हुआ है कुछ दिन पहले का, तो वो भी आपके पास दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको उसके साथ जो है जितना भी क्लासेस चलेगा हमारा, वो भी पीडीएफ आप लोग को दे देंगे पर डे का, ठीक है। तो जैसे हम क्लास में ले रहे हैं, जितना डिटेल हम लिख कर पढ़ाते हैं, उतना ही आपको पीडीएफ में भी डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी। बाकी जिनको लगता है कि तैयारी यूं ही ऐसे ही बेहतर है, तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि हम बहुत बेहतर कर लें, कहीं हमारा जो है सिलेक्शन ना रुके, तो भैया आप लोग जो है, जिनको ऐसा लगता है तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। 199 बस पेमेंट करना है उसके लिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप करके आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। देखिए कॉल बहुत सारे आते हैं भाई लोग, तो कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल जो है रिसीव कर पाना सभी लोगों का पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कई बार क्या होता है, एक बार कोई कमेंट करके बताए थे हमें कि सर बीच में ऐसा ना बोला करें। भाई देखिए क्या होता है ना कि आप अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई कैसे हमको पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ नहीं ना पता चलेगा। इसके लिए हमको बोलना पड़ता है। हो सकता है आप तो रेगुलर हमारे साथ बने हैं, तो आप बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी, आपको भी पता होगा। तो भाई जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना, है ना।
चलिए, तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जातियों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? देखिए, जातियाँ जब अगर शुद्ध होगी तो स्वर जो प्रयुक्त होंगे कितने? क्या 7 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब शुद्ध हो जाएगा तो इसमें आपको पूर्ण स्वर लगाना है, यानी कि 7 स्वर पूरा का पूरा लगाना है, ठीक है? तो जब भी अगर बोले कि शुद्ध जातियों में कितने स्वर प्रयुक्त होंगे, तो आपके 7 स्वर प्रयुक्त होंगे, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न हमारा कि प्राचीन काल में कौन-सा गायन अधिक प्रचलित था? प्राचीन काल की बात कर रहा है, ये भरत काल की बात कर रहा है, उस तो वो सब क्या है? वो सब प्राचीन काल में ही आ जाते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि भरत काल में क्या था? तो भी वही बात होगा। तो आंसर वही होगा आपका, तो भरत काल हो, प्राचीन काल हो, एक ही बात है, ठीक है? क्या वो आपका रागांग गायन था, राग गायन था, जाति गायन था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको बता दें, ये जो आपका राग गायन है ना, ये प्राचीन का नहीं है, ये आपका आज का आधुनिक गायन है, ठीक है? आधुनिक काल का गायन है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आधुनिक काल का, ठीक है? तो ये चीज़, लेकिन पूछा क्या है? प्राचीन काल का, तो यहाँ पे जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर सी, आपका प्राचीन काल में जो है आपका जाति गायन जो था अधिक प्रचलित था, ठीक है? चलिए, देखेंगे 9वां नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल में जाति के कुल कितने लक्षणों का वर्णन मिलता है? जाति के कितने लक्षण? क्या 13 लक्षण, 10 लक्षण, 16 लक्षण, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहीं प्राचीन काल न लिखकर आपको लिख दे कि सारंगदेव, ठीक है? याद देखिएगा ध्यान से, सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षणों का वर्णन किया है, तब आपका हो जाएगा आंसर ये 13 वाला, ठीक है? ये आपका 13 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग ये जो है आपके 3 बढ़ा दिए हैं, कौन? सारंगदेव। तो सारंगदेव ने जाति के लक्षणों की अगर वर्णन किया है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 13 जाति का लक्षण हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपसे डायरेक्टली अगर पूछा कि प्राचीन काल में, तो आपका जाति के अगर केवल आपको ऐसे भी लिखे, प्राचीन काल ना लिखे ये वाला, अगर ऐसे भी लिखे कि जाति के कुल कितने लक्षण का वर्णन है, तो भी आपको 10 ही आंसर लगाना है ना? चलिए, तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की गायन जाति है? गायन जाति है, तो यहाँ पे क्या चतस्थ, त्रिस्थ, खंड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है, ये गायन की जो जातियां हैं ये सब क्या होता है, ये आपको पता होगा कि लघु होती है, उसमें क्या होता है कि उसका जो है मात्रा बदलते रहता है हमेशा लघु का। तो गायन जातियों के अंतर्गत जो आपका होता है, एक त्रिस्थ जाति होता है, एक चतस्थ जाति भी होता है, खंड जाति भी होता है, मिश्र जाति भी होता है, और एक आपका संकीर्ण जाति भी होता है, ठीक है? तो ये आपके 5 हो गए इसमें, और इसकी जो है अपनी अपनी क्या है, मात्राएं भी होती है। जैसे कि आपको हम बता दें, चतस्थ में अगर बात कर लेंगे 4 मात्रा, त्रिस्थ में बात कर लेंगे 3 मात्रा की, खंड में बात कर लेंगे तो ये आपका 5 मात्रा की, मिश्र में बात करेंगे तो 7 मात्रा की, संकीर्ण में बात कर लेंगे तो 9 मात्रा की। तो ये सब उसकी मात्राएं भी होती है। अगर आपसे देखिए, ये सब जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब चीज़ों में एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, क्या? कि आपके जो ताल होते हैं ना, ताल, ठीक है? ताल की कितनी जातियां? तो ताल के ये 5 जातियां, उनका भी नाम आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा दक्षिण भारत का प्राचीन गायन जाति है? तो जाति जो है ये आपका ताल की जातियां भी है, और ये गायन जातियां, जब गाएंगे तो ताल बजेगा, और ये जातियां उसके अंतर्गत भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है? समझ पाए होंगे? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का, किस गायन को गंधर्व की श्रेणी में रखा गया है? क्या कृति गायन, राग गायन, जाति गायन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हम चाहे तो प्रश्नों को पढ़कर बिल्कुल डायरेक्टली हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तक हम खुद ही समझाते नहीं हैं आप लोग को, जब तक संतुष्ट हम खुद ही नहीं होते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है जब तक नहीं है कि हाँ आप लोग समझ गए होंगे, तब तक मैं उस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग बोलिएगा, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के उसका फिर आंसर दे के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग कहिएगा, जो हिसाब से वो करेंगे हम। तो किस गायन को गंधर्व की श्रेणी में रखा गया है? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा गंधर्व की श्रेणी में जो आपका रखा गया, ऑप्शन नंबर सी, जाति गायन। और जाति गायन कब प्रचलित था? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि प्राचीन काल में प्रचलित था, या फिर आपका भरत काल बोले तो भरत काल में भी प्रचलित था, ठीक है? आधुनिक में आपका राग गायन हो जाता है। चलिए, देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है कि जावली की तुलना किस उत्तर भारतीय संगीत के साथ की जाती है? क्या ध्रुपद के साथ, दादरा के साथ, ठुमरी के साथ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठुमरी के साथ। ठुमरी को ही हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? ठुमरी जो है हमारे यहाँ का है, वो कर्नाटकी संगीत में क्या कहा जाता है? उसी को जावली कहते हैं। यानी जावली जो है ये क्या होता है?
समान होता है, समान रूप। वहीं हम दादरा के ध्रुपद की बात कर लेंगे तो ध्रुपद को कर्नाटक संगीत में पदम के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है, ये सब विलंबित लय प्रधान गायकी है, ठीक है। ध्रुपद आपका हो गया, पदम हो गया, ये सब क्या है, विलंबित लय प्रधान गायकी माना जाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण स्त्री प्रधान गायकी के माने जाते हैं। स्त्री प्रधान गायकी के लक्षण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, क्या रस सृष्टि, या फिर आपका स्तर वैचित्र्य, या फिर सौंदर्यात्मकता। क्या हो जाएगा इसका, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक तो आपका रस सृष्टि भी हो जाएगा, एक तो आपका स्त्री वैचित्र्य भी हो जाएगा, स्तर वैचित्र्य, और एक आपका हो जाएगा सौंदर्यात्मकता, ठीक है। ये आपका तीनों हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का कि जावली का साहित्य कौन से रस का प्रधान होता है। क्या वीर रस प्रधान होता है, श्रृंगार रस प्रधान होता है, अद्भुत रस प्रधान होता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए रसों के बारे में जो हम बात कर ले तो भरत की अगर बात कर लेंगे, भरत ने कितने रस बताए हैं, तो आपको याद रखना है कि 8 रस बताए हैं। अगर पूछ देगा ये जो रस जो है इनके अस्थाई भाव भी होते हैं, ठीक है। जैसे श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, सो आपका, तो ये सब चीजें जो है ये आपको याद होनी चाहिए, जो क्योंकि हम सारा कुछ जो है करा चुके हैं, कुछ छोड़े नहीं है मेरे दोस्त। अगर सारा सेशन जो है आप लोग देखते होंगे, सारा सेशन अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को सब कुछ पता होगा, मैं यकीन से कह सकता हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत कुछ पता हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो अस्थाई भाव भी अगर पूछ दे कि भरत ने कितने अस्थाई भावों की संख्या बताई है, तो भी आपको 8 बताना है, क्योंकि जितने रस उतने अस्थाई भाव, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जावली जो है इसमें कौन सा रस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर का कि जावली गीत में कितनी मात्राओं वाली रूपक ताल का प्रयोग होता है। क्या 6 मात्रा, 14 मात्रा, 10 मात्रा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका कर्नाटकी से पूछा जा रहा है, तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे 14 मात्रा तो रूपक का होता ही नहीं है भाई। 14 मात्रा किसका हो जाता है, तो 14 मात्रा आपका हो जाता है ध्रुव ताल का, ठीक है। ध्रुव ताल का 14 मात्रा। 10 में तो आपका रूपक होता ही नहीं है, ये किसका हो जाता है, तो 10 मात्रा हो जाता है आपका मठ ताल का, ठीक है। कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप से कितनी ताले हैं भाई, तो 7 ताले हैं, जिसको कि सप्तस्वरादि ताले भी कहते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे जो आपका बचा है कि जावली गीत कितनी मात्राओं वाली रूपक ताल में गाया जाता है। अब इसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए 6। हम आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रूपक ताल में 7 मात्रा होता है, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे रेगुलर, क्योंकि लेकिन 7 मात्रा वाला जो होता है ये आपका उत्तर भारत में होता है, ठीक है। ये आपका 7 मात्रा उत्तर भारत में होता है, लेकिन हम कर्नाटक के बारे में बात करें क्योंकि जावली वहीं गाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वहाँ का जो रूपक ताल है उसमें 6 मात्रा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न है कि जावली गीत में श्रृंगार रस के किस रस का प्रयोग होता है। देखिए भैया और डीपली, ठीक है। एक तो आप लोग को पता था कि ये आपका जावली जो है, जावली क्या है, जावली जो है ये आपका श्रृंगार रस प्रधान गायकी है। ठुमरी क्या है, ठुमरी भी आपका श्रृंगार रस प्रधान गायकी है, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, यहाँ एक यहाँ का है एक वहाँ का है, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदरूनी अगर बात कर लेंगे तो कौन सा, क्या अद्भुत श्रृंगार हो जाएगा, या फिर वियोग श्रृंगार हो जाएगा, या संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तो आंसर होगा मेरे दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक तो आपका वियोग श्रृंगार भी होगा और दूसरा आपका संयोग श्रृंगार भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जावली किन रागों के साथ गाई जाती है। क्या खमाज से, काफी से, झंझोटी से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कौन से राग में गाई जाती है, खमाज में, काफी में, झंझोटी में। तो यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, खमाज में भी गाया जाता है, काफी में भी, झंझोटी में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथ ही साथ मुझे कमेंट कीजिएगा, क्या आपका जो ठुमरी है वो भी क्या इन्हीं रागों में गाया जाएगा या फिर अन्य राग है। कमेंट कीजिएगा यस और नो में दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कीर्तन की उत्पत्ति किस शताब्दी से मानी गई है। क्या 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको जवाब हम दे दे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका कीर्तन जो है आपके उत्पत्ति जो मानी जाती है आपके 14वीं शताब्दी से। देखिए कहा जाता है कि पहला कीर्तन जो है वो तालपकम, पहला कीर्तन जो है वो रचना कौन किए थे, तालपकम, ठीक है। तालपकम
कहा जाता है कि इन्होंने रचना किया था। वही हम 12वीं की बात कर लेंगे तो कहा था मैंने, जैसा कि आप लोग को भूलने नहीं देंगे, गीत गोविंद एक आपका ग्रंथ है जो कि आधुनिक प्रबंध का ग्रंथ भी उसको कहते हैं, हालांकि मध्यकाल का, लेकिन आधुनिक प्रबंध का ग्रंथ भी उसी को कहा जा रहा है, क्योंकि आधुनिक में भैया आज तक कोई प्रबंध का ग्रंथ उसके बाद नहीं बना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गीत गोविंद, ये आपका जयदेव का लिखा हुआ है जो कि आपका 12वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। वहीं हम 13वीं शताब्दी की बात कर लेंगे तो एक आपका हो जाता है संगीत रत्नाकर, जो कि आपका क्या है, संगीत रत्नाकर, जो कि सारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया है। और एक आपका हो जाता है संगीत समय सार, जो कि पार्श्वदेव के द्वारा लिखा गया है, वो भी आपका 13वीं शताब्दी का ही है। ठीक है, तो जो लोग भी पीडीएफ ले रहे हैं भाई, उन लोग को तो ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। और जिनको लग रहा है कि अपनी तैयारी हम बेहतर करें तो भैया पीडीएफ आप उन लोग भी ले सकते हैं। बस उसके लिए मैंने जिन्हें रखा है, मेरे दोस्त, क्या कहूँ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई उनके लिए मुझे भी पेमेंट करना पड़ता है, तो भाई बस एक छोटी सी आप लोग के लिए भी रखे हैं कि 199 का पेमेंट कर दीजिएगा। तो जिनको भी लेना होगा तो इससे क्या होगा, बस 199 आप लोग के लिए होगा, कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी रकम मैंने रखा नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम मैंने मांगा नहीं है। ठीक है, तो ये 199 से भी मुझे उनको पेमेंट करना होता है भाई। तो आप लोग जो भी चाहते हैं कि बेहतर तैयारी करेंगे तो बस आपको इतना पेमेंट करना है दोस्तों, इतना सहयोग करना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृति के अंतर्गत किसकी प्रधानता होती है। देखिए व्हाट्सएप नंबर अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो व्हाट्सएप आपको दे देते हैं 9122366282। ये मैंने अभी इसी सेशन में पहले भी दे रखा है, और जो लोग अभी से देख रहे होंगे शायद तो अभी भी आपको पता चल जाएगा कि यही व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा इस पे और 199 पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिनको भी चाहिए। तो प्रश्न है हमारा, कृति की अंतर्गत किसकी प्रधानता होती है, क्या भाव पक्ष की, कला पक्ष की, क्रिया पक्ष की, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका आपका क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा इसका, एक तो आपका भाव पक्ष भी हो जाएगा और दूसरा आपका कला पक्ष भी हो जाएगा। ये आपका क्रिया पक्ष नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये कृति जो है ये आपके वहीं की रचनाएं होती है। चलिए आगे देखेंगे, 20 नंबर का प्रश्न है, निरावल किसे माना जाता है। निरावल किसे माना जाता है। देखिए भैया कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे इस सेशन के अंदर थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मैंने तो अपने स्तर से जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंस करवा दिया है दोस्तों, लेकिन आप लोग को बताना है कि यह सेशन आप लोग के लिए कैसा लगा है, क्या प्रश्न आप लोग के लिए अच्छे थे। तो सेशन के बारे में जरूर से कमेंट कीजिएगा कि कैसा आज का सेशन लगा है। और भी जितने सारे सेशन आएंगे भाई ऐसे ही से प्रश्न आएंगे जो कि आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट उतार दिए जाएं, ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या होगा, नेवराल जो है किसे माना जाता है, क्या बोल अलाप, बोलतान, राग गान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो होगा इसका जवाब हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपका हो जाएगा बोल अलाप और बोलतान